शुभ संध्या सभी को। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार फोरम का आज 809वां दिन है और हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता है डॉक्टर पवित्रा गौर, जो अजमेर राजस्थान से है, जिन्होंने हाल ही में मटीरिया मेडिका विषय में डिग्री के साथ स्नातकोत्तर हुए हैं और हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आईएफपीएच वेबिनार 2 बार प्रस्तुत किया है। पहली बार का उनका वेबिनार था ऑर्गेनो पर और दूसरा वेबिनार ब्लैक हेयर टंग विषय पर, जो कि केस रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। उन्होंने 11 से अधिक जर्नल्स में लेख प्रस्तुत किए और आज का मैम का विषय है गाउचर्स डिजीज मैनेज थ्रू होम्योपैथी। तो मैं डॉक्टर पवित्रा गौर को विनंती करूंगी कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। एंड वेलकम टू द आईएफपीएच वेबिनार। थैंक यू सो मच मैम एंड नमस्कार सभी को। अ, मुझे वापस से इनवाइट करने के लिए एंड थैंक यू सो मच। मैं एक बार अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर लेती हूँ। तो एक बार सबको नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक इस वेबिनार के लिए है मैनेजिंग अ केस ऑफ गॉचर्स डिजीज थ्रू होम्योपैथी अ केस रिपोर्ट। अब थोड़ा अगर गॉचर्स डिजीज और होम्योपैथी के बारे में देखें तो बहुत हमें चीजें या पढ़ने को नहीं मिलता। तो ये एक केस था जो कि मेरी एमडी के दौरान ओपीडी में आया था एंड फिर हमने उसका एक प्रॉपर केस टेकिंग करके उसको मैनेज करने की कोशिश करी थी। तो मैं वही इस केस रिपोर्ट के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली में क्या क्या हमने ऑब्स्टैकल्स देखे इस केस को मैनेज करते टाइम, क्या क्या टेस्ट हमने यूज करे जिससे हमें पता लगता रहा कि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेडिसिन दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। और उसके बाद एक पेशेंट का टेस्टिमनी भी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिससे कि हमें पता पड़ेगा कि एक्चुअली हम इस डिजीज को होम्योपैथी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्यों अंडरस्टैंडिंग रेयर एंड क्रॉनिक डिजीज फ्रॉम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जरूरी है। अब जैसे गॉचर डिजीज है, वो एक रेयर क्रॉनिक जेनेटिक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है and presenting it in homeopathy allows understanding it beyond the pathological diagnosis। तो अगर हम मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देखते हैं तो केवल वहां पे उसका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करके उसका एक बेसिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट इन होम्योपैथी हम लोगों के पास अगर एक गॉचस डिजीज का पेशेंट आता है तो हम उसको ना सिर्फ केवल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे या फिर केवल ससेप्टेबिलिटी के बेसिस पे, साथ ही में जनरल और पिक्यूलियर सिम्टम्स लेकर के, फैमिली हिस्ट्री लेकर के, फिजिकल जनरल्स लेकर के, काफी सारी चीजें लेकर के हमें केस को एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस डिजीज को समझना और किस किस तरीके से हम लोग इसको होम्योपैथी में मैनेज कर सकते हैं। अब उसके अलावा मैनेज करने के अलावा हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो है रेमेडी रिस्पॉन्स, जो कि इनक्योरेबल या जेनेटिक कॉजेज में किस तरीके से होगी। या तो वो उसको पैलिएट करेगी या उसको सप्रेस करेगी या उसको क्योर कर देगी। अब गॉर्जस डिजीज जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, वो प्योरली क्योरेबल डिजीज नहीं है, तो हम उसको होम्योपैथी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। लाइक जो उसके सिम्टम्स हैं उनको पेलिएट कर सकते हैं, लाइक जो उसका बोन पेन आता है, फटीग आता है, ऑर्गेनोमेगाली आता है, काफी बाकी सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, दर्द उसको बने रहता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, चलने में दिक्कत होती है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उसका इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्डली, कि जो प्रोग्रेशन है डिजीज का, जिसको हम एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहते हैं, तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सच अ केस जो ये केस है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे होम्योपैथी कॉम्प्लीमेंट करती है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को इन रेयर डिजीजेस। अब एक बेसिक ओवरव्यू कि गॉचर्स डिजीज होता क्या है। तो जैसे कि गॉचर्स डिजीज जो है वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। अब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस क्या होती है, वो एक रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं
जिसमें बॉडी प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती कुछ मटेरियल्स को, और उसकी वजह से वो बॉडी में इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाकर के इकट्ठे होने चालू होते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गन का साइज बढ़ने लगता है, जिसको हम निगैली टर्म कंसिडर कर सकते हैं। और गॉर्जस डिजीज में जो सब्सटेंस जाकर के या जो मटेरियल जाकर के इकट्ठा होता है वो स्पेशली स्प्लीन को अफेक्ट करता है या लिवर को अफेक्ट करता है। तो स्प्लीन पे जब जाकर के वो इकट्ठा होता है उसके कारण स्प्लीनोमेगाली होता है। तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? फटीग, पेशेंट को बहुत थकावट रहती है, अनीमिया मिलेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम मिलेगा, इनलार्जमेंट मिलेगा लिवर का, स्प्लीन का। ग्लूकोसेरेब्रोसिटेज ग्लाइकोलिपिड जो कि सर्टेन फैट्स कंटेन करती है, वो कलेक्ट होती है स्प्लीन में, जो बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ सर्टेन एंजाइम। अब जो एंजाइम लैक करता है वो है बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। इसकी वजह से जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज ग्लाइकोलिपिड जाकर के वहां पे अक्यूमुलेट होना चालू होगा। और कहाँ कहाँ? स्प्लीन, लंग्स, किडनी, ब्रेन, लिवर और बोन मैरो में। और वो क्या करेगा? वो रिजल्ट करेगा इन एलिवेटेड लेवल्स ऑफ चीटोटायरोसिडेज एंजाइम। अब ये एक बहुत प्रोग्नोस्टिक मार्कर मार्कर है जो कि गॉर्जस डिजीज को डायग्नोस करने के हेल्प करता है। तो चीटोटायरोसिडेज एंजाइम का लेवल इन गॉर्जस डिजीज जब हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो वो काफी ज्यादा रेस मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है बाय पैथोलॉजिकल स्टोरेज मैक्रोफेजेस। तो इसका ये बेसिक ओवरव्यू है कि एक्चुअली गॉर्जस डिजीज क्या होता है। अब गॉर्जस डिजीज के काफी सारे टाइप्स भी होते हैं, जिसमें से थ्री मेन टाइप्स हैं, जो कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में डिवाइडेड है। जो टाइप 1 गॉर्जस डिजीज है वो नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म है, जो कि चाइल्डहुड में मिलेगा या अर्ली अडल्टहुड में मिलेगा। जो टाइप 2 है वो अक्यूट न्यूरोपैथिक फॉर्म है, जो कि चाइल्डहुड में मिलेगा। और जो टाइप 3 है वो क्रॉनिक नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म है, जो कि स्लोली प्रोग्रेस करेगा और बच्चों में मिलेगा, मतलब कि चाइल्डहुड एज में प्रेडोमिनेट करेगा। अब जो टाइप 1 गॉर्जस डिजीज के हैं वो उनको उन पेशेंट्स को यूजली पॉलीलिथियासिस की दिक्कत भी, गॉल स्टोन की दिक्कत भी साथ में देखने को मिलती है। तो इससे हम लोग ये पता करते हैं कि गॉर्जस डिजीज तीन टाइप के हैं, और टाइप 1 में हमें पॉलीलिथियासिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है अपनी कंप्लेन। अब ये वही है कि क्या होता है एक्चुअली। डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम का। उसमें क्या होता है? डिक्रीज हाइड्रोलाइसिस होता है लाइसोसाइम का, लाइसोसोम्स का ब्रेकडाउन, एक्सेस और बॉर्न आउट पार्ट्स का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है अक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन फैट्स, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब वॉचर्स डिजीज के कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आंख में अगर देखेंगे तो डिफिकल्टी होगी आंखों की मूवमेंट, येलो स्पॉट्स दिखेंगे आईज में, ब्लड में अनीमिया, फटीग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखेगा, बोन्स में हमें मिलेगा जॉइंट पेन मिलेगा, डैमेज जॉइंट पेन मिलेगा, जॉइंट्स जो होंगे वो डैमेज होंगे, वीकेंड बोन्स होंगी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस। तो ये सारी दिक्कतें बोन्स के अंदर देखने को मिलेगी। ब्रेन में क्या होगा? डिफिकल्टी होगी कोऑर्डिनेशन में, मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेटिव प्रॉब्लम्स, सीजर्स, डेवलपमेंटल डिलेज। लंग्स में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज मिलेगी, और लिवर और स्प्लीन में इनलार्जमेंट मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स कॉरस्पॉन्ड करते हैं गॉर्जस डिजीज के, जो कि इस डिजीज के कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हम आते हैं केस रिपोर्ट। तो पेशेंट जो थी वो 30 इयर्स की थी, मैरिड थी सिंस 8 इयर्स, वेजिटेरियन थी और ऑक्यूपेशन से हाउसवाइफ थी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में अब उनको क्या था? उनको जो दर्द था वो लेफ्ट साइड ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियम पे था, और जो पेन था वो इनटॉलरेबल था, बिल्कुल सहा नहीं जाता था, और बर्निंग था। कैरेक्टर पेन जो था कैरेक्टर में वो बर्निंग था। इजी सटाइटी था आफ्टर फ्यू माउथफुल, थोड़ा खाते ही पेट भर जाता था, और दिन और शाम का खाना तो खा ही नहीं पाती। अगर थोड़ा खाते ही पेट भर जाता था, स्टिल उनको पेट में हैवीनेस रहती थी खाने के बाद, जबकि वो इतना खा ही नहीं पाती थी। नमनेस थी, टिंगलिंग थी, जो कि एक्सपीरियंस करती थी स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे, जो उनको बहुत ज्यादा मांग थी। थोड़ा चलते ही थक जाती थी, और डिफिकल्टी थी ब्रीथिंग में, जो कि मिडनाइट, आधी रात के अराउंड उन्हें ज्यादा महसूस होती थी। बर्निंग थी, बर्निंग था और पर्सपिरेशन था हाथों में, हाथों की पसलियों में और पैरों में। उसके बाद सलाइवेशन था माउथ में रात के टाइम पे। तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी जिसके साथ पेशेंट आया। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अब 8 साल पहले पेशेंट एपरेंटली वेल थी, ठीक थी। उसके बाद पेशेंट को दर्द
महसूस होने लगता था, स्पेशली लेफ्ट साइड पे हाइपोकॉन्ड्रियम के, और ब्लोटेडनेस रहती थी, हैवीनेस रहता था। धीरे धीरे खाना कम होता गया और पेशेंट को फिर सोचा कि वो इन्वेस्टिगेशन कराए। तो 2022 में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया एंड देयर वाज रेज चीटोटायरोसिडेज एंजाइम, तो जो अभी मैंने बताया कि एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर है, डायग्नोस्टिक मार्कर है फॉर गॉचेस डिजीज। तो ये उसकी रिपोर्ट है। अब इसमें गॉचेस, आप देखेंगे कि जो चीटोटायरोसिडेज एंजाइम है उसका पेशेंट वैल्यू इज 24,217.24 नैनोमोल पर आर पर एम, जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल रेंज जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 400 नैनोमोल पर आर पर एम। तो आप इंटरप्रिटेशन में भी देखेंगे कि देयर इज रेज एक्टिविटी ऑफ चीटोटायरोसिडेज एंजाइम। तो ये रिपोर्ट लेकर के पेशेंट आया, जिससे कि हमें कंफर्म हो गया कि पेशेंट गॉचेस डिजीज का है। अब पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट को पॉलीलिथियासिस है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है सिंस 8 to 9 years, और वो परसिस्ट कर रहा था जब पेशेंट हॉस्पिटल आई दिखाने। ट्रीटमेंट में उनकी वही मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उनको कुछ बहुत अच्छा रिलीफ नहीं आ रहा था। इसकी वजह से वो होम्योपैथी में आई। डेंटल जनरल्स में देखा जाए, जब उनसे पेशेंट से पूछा, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन था, यूजली कॉम्प्रोमाइज कर देती थी अपने डिजायर्स के लिए, अपने डिजायर इजिली कॉम्प्रोमाइज कर देती थी बिना सोचे बिना समझे, अपने इमोशंस को सप्रेस करती थी और प्रेफर करती थी कि अपना समय अकेले बिताए। बहुत ज्यादा लोग या शोर शराबे से दूर रहती थी, पसंद नहीं था। उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो उसकी वजह से काफी डिस्ट्रेस थी। एंड जब से उनको हेल्थ कंप्लेन हुई, तब से उनके दिमाग में बस यही चलता था कि मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि उनके 2 बच्चे थे। तो ये मेंटल जनरल्स हमने उनके लिए थे। फिजिकल जनरल्स में पेशेंट का एपेटाइट पहले से बहुत रिड्यूस हो गया था। सिर्फ 1 से 1.5 चपाती लेती थी खाने में, और 2 बार खाना खाती, जिसमें खाते से ही पेट भर जाता था और थोड़ा बहुत खाने के बाद पेट में दर्द रहता। इजी सटाइटी था आफ्टर फ्यू माउथफुल, जो मैंने आपको प्रेजेंटिंग कंपेयर्स में बताया। जो पानी था, जो थर्स्ट था, वो डिक्रीज थी। स्मॉल क्वांटिटी था, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती थी, और हार्डली 2 लीटर इन अ डे पानी पी पाती थी। अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल था, ऐसा लगता था कि जैसे सही से फ्रेश नहीं हो पा रही है, या उनका स्टूल बहुत हार्ड था कंसिस्टेंसी, और दिन में 1 बार जाती थी। डिजायर फॉर स्वीट्स, मन करता था लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट डिजायर नहीं था स्वीट का, लेकिन हाँ फिर भी प्रेफर करती थी कि खाने के बाद कुछ मीठा खाए। यूरिन जो था वो नॉर्मल था, दिन में 3 से 4 बार जाती थी, रात में नहीं जाती थी। पर्सपिरेशन जो था वो प्रोफ्यूज था, जो कि पाम्स ऑफ हैंड पे था और सोल ऑफ फुट पे था। नॉन स्टेनिंग था, नॉन ऑफेंसिव था। थर्मल रिएक्शन में पेशेंट वॉज टूवर्ड्स हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि एक तो सो नहीं पाती थी कूलर के बिना, स्पेशली इनिशियल डेज ऑफ समर में भी उन्हें कूलर चाहिए रहता था। विंटर्स में ठंडे पानी से नहाना पसंद था, और सोते टाइम बॉडी को कवर नहीं करती। तीन थी, वो स्लाइटली डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैंने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आपको बताया था कि पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी फेस कर रही है, तो इसलिए वो अवॉइड करती थी अपने फेस को कवर करना। ये फिजिकल जनरल्स थे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में जो एज ऑफ मिनाकी थी, वो 11 साल में उनके मेंसेस स्टार्ट हो गए थे। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो था वो यूजली स्कैंटी था फ्रॉम द बिगनिंग। साइकिल्स 3 to 5 डेज रहती थी, और 23 to 25 डेज में रेकर होती थी। डार्क कलर ब्लीडिंग थी और स्लाइटली क्लॉटेड था। और स्टैटिक हिस्ट्री में 3 बच्चे थे, 3 फीमेल चाइल्ड, और नॉर्मल डिलीवरी थी। सेक्सुअल हिस्ट्री में 2 अबॉर्शन के साथ, और स्टैटिक हिस्ट्री में 2 अबॉर्शन के साथ वो 3 फीमेल चाइल्ड थी और नॉर्मल डिलीवरी थी। सेक्सुअल हिस्ट्री हेल्दी थी, वैक्सीनेशन उनके सारे हो गए थे। फैमिली हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक मिला नहीं। अपीयरेंस जो था पेशेंट का, वो थिन था और वीक था। बीपी 120/40 जब वो आई थी, जब हमने उनका बीपी मॉनिटर किया था। रेस्पिरेटरी रेट जो था वो 14 पर मिनट था। पल्स रेट 72 बीपीएम था। कंजक्टाइवा जो था वो पेल था। टंग जो थी वो स्लाइटली व्हाइट कोटेड थी और स्लाइमी थी। स्क्लेरा जो था स्लाइटली येलो था, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। और जब हमने उनको एग्जामिन किया, जब पैल्पेट किया, तो पेशेंट को टेंडरनेस फील हुई ओवर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम इंस्पिरेशन के टाइम में, और जो एब्डोमेन था वो एक्सट्रीमली टेंस था, एज इफ स्टोनी हार्डनेस वाला टेंस था एब्डोमेन।
ये मेंटल जनरल्स थे। एनालिसिस ऑफ द केस जो हमने किया था वो मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स, पर्टिकुलर्स के बेसिस पे किया था। उसमें मेंटल जनरल्स में यील्डिंग डिस्पोजिशन, suppresses her emotion, company unbearable, quite distressed because of her health condition। ये सारे मेंटल जनरल्स हमने लिए थे। फिजिकल जनरल्स में इजी सटाइटी था आफ्टर फ्यू माउथफुल्स, थोड़ा खाते ही पेट भर जाता था। हेवीनेस वाज फेल्ट इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग। थर्स्ट जो थी वो डिक्रीज थी, स्मॉल क्वांटिटी ओवर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम थी। स्वीट्स का डिजायर मार्क था। पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज था एक्सट्रीमली ऑन पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फुट। अनसैटिस्फैक्टरी स्टूल था, जो कि उन्हें फील होता था एज इफ शी वाज कॉन्स्टिपेटेड। स्टूल जो था वो हार्ड था एंड थर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स हॉट। मेंसेस जो थे वो स्कैंटी, डार्क कलर्ड एंड स्लाइटली क्लॉटेड। पर्टिकुलर्स में हमने जो एनालिसिस के लिए सिम्टम्स लिए थे वो थे पेन ओवर लेफ्ट साइड ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियम, intolerable pain and burning in character, numbness and tingling in upper part of the body, difficulty in breathing जो कि एग्रीवेट होती थी मिडनाइट को, salivation from mouth, drooling and night। टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में ये सिम्टम्स लेकर के टोटालिटी बनाई गई, जिसमें yielding disposition, suppresses emotion, company unbearable, tries to spend time alone, quite distressed because of a health condition, easy satiety after few mouthfuls, heaviness था abdomen में after eating, perspiration was profuse on palms of hand and soles of foot, pain over left side of hypochondrium, intolerable pain and burning in character, numbness and tingling in upper part of the body, difficulty in breathing and salivation from mouth, drooling in night। अब रेडार के थ्रू हमने रेपर्टोरियल टोटलिटी कंस्ट्रक्ट की, और उसके बाद हमें ये सिम्टम्स के थ्रू सल्फर जो थी वो पहली मेडिसिन मिली, नक्स वोमिका, इग्निशिया, सीपिया, नाट्रोम्यूर, पल्साटिला, फॉस्फोरस। तो सिंस सल्फर वाज गेनिंग हाईएस्ट मार्क्स, तो हमने सल्फर को मटेरिया मेडिकल के थ्रू कॉरस्पॉन्ड करके सल्फर 200 का सिंगल डोज दिया अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में 21 to 23 को। एंड अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना था। उसके बाद प्लासिबो दी थ्राइस अ डे फॉर 15 डेज, और फॉलोअप के लिए पेशेंट को 15 दिन बाद वापस मिलाया। इन्वेस्टिगेशन एडवाइस, इन्वेस्टिगेशन जो एडवाइस करी थी पेशेंट को वो एलएफटी थी ऑन 21 to 23 ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स व्हिच वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट, बिकॉज वी थॉट कि सिंस पेशेंट इज अनेबल टू, हमें लग रहा था कि पेशेंट खा नहीं पा रही है सही से, इजी सटाइटी नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो मे बी हमें एलएफटी की तरफ जाना चाहिए, तो हमने एलएफटी एडवाइस की। तो ये जो रिपोर्ट थी वो ये थी, जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो था वो रेस था, जो डिक्रीज था, जो कि था 40.35। नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग एडल्ट में 44 to 147 के अराउंड होना चाहिए, बट पेशेंट का था 40.35। जो बिलिरुबिन टोटल था वो 1.26 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, जो कि स्लाइटली रेस था एक नॉर्मल रेंज के। जो बिलिरुबिन डायरेक्ट था जो कि बहुत ज्यादा रेस था, जो कि 0.6 था, एंड इट शुड बी अराउंड 0.0 to 0.3 के बीच में। जो बिलिरुबिन इनडायरेक्ट था वो 1.20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, जो कि बहुत ज्यादा रेस था एक नॉर्मल रेंज। जो टोटल प्रोटीन्स थे वो 9.7 ग्राम पर डेसीलीटर थे, जो कि काफी रेस थे। और एल्ब्यूमिन जो था वो विद इन लिमिट्स था, 4.2 ग्राम पर डेसीलीटर। जब फर्स्ट फॉलोअप पे पेशेंट आई मेडिसिन लेके जाने के बाद, तो जो बर्निंग थी एब्डोमेन में और जो पेन था हाइपोकॉन्ड्रियम में वो रिड्यूस हुआ, इंटेंसिटी में प्रेजेंट था लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ा कम हुआ। जो कॉन्स्टिपेशन था वो रिलीफ था। अब वो स्टूल को डेली पास करती थी, पहले भी दिन में एक बार जाती थी, पर स्टूल वहां पे कॉन्स्टिपेटेड था। फर्स्ट फॉलोअप में पेशेंट ने बताया कि उसका स्टूल सॉफ्ट हुआ है कंसिस्टेंसी में, और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हुआ है। नमनेस जो टिंगलिंग पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बता रही थी वो स्लाइटली लेस था इंटेंसिटी में। अब भूख वैसी ही थी, थोड़ा खाते ही पेट भर जा रहा था। बर्निंग था पाम्स ऑफ हैंड पे, सोल्स ऑफ फुट, जो कि अभी भी पेशेंट को दिक्कत महसूस होती। ब्रीथिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, नो रिलीफ इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सलाइवा स्टिल ड्रूलिंग एट नाइट। तो विदाउट रेपिटेशन वी थॉट कि हमें अभी फाइटम 30 ही देना चाहिए, और हमने ट्राइस अ डे फॉर 15 डेज फाइटम कैरी ऑन किया। फिर उसके नेक्स्ट फॉलोअप के बाद जब 15 दिन के बाद पेशेंट आई, तो जो पेन था और बर्निंग था वो काफी ज्यादा रिलीफ था।
डिफिकल्टी थी ब्रीथिंग की, वो काफी ज्यादा रिलीफ थी। जो इंटेंसिटी, नमनेस और टिंगलिंग थी अपर सेंसेशन पार्ट ऑफ द बॉडी में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो सेंसेशन उन्हें फील होती थी वो भी काफी रिड्यूस। हेवीनेस जो था पेशेंट को फील होता था, जो एब्डोमेन काफी ज्यादा टेंस था, अब उनका एब्डोमेन एक्चुअली थोड़ा नीचे की तरफ आया। पहले वो टेंस होकर के एकदम हार्ड था और स्टिफ था, अब थोड़ा सा एब्डोमेन लूज होकर के नीचे की तरफ आया। तो हेवीनेस जो था वो रिलीफ हुआ। एपिटाइट जो थी अब सेटिस्फैक्टरी थी देन बिफोर, क्योंकि पहले वो 1 से 1.5 चपाती खाती थी, अब पेशेंट 3 से 4 चपाती खाने लगी थी पर मील। एपिटाइट उनकी इंक्रीज हुई थी। रूलिंग ऑफ सलाइवा अभी भी वो फेस करती थी। पेशेंट को वापस से एलएफटी एडवाइस किया और यहाँ पे साथ में सियानोथिस क्यू टीडीएस में स्टार्ट किया, जो कि 10 to 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम उनको लेने को बोला गया। तो जब एलएफटी एडवाइस किया गया तो उसमें मिलेगा जो अल्कलाइन फॉस्फेटेस था वो पहले रिपोर्ट में कम था। इस अल्कलाइन फॉस्फेटेस 52.5 थी, मतलब विद इन नियर अबाउट रेंज में आया। 44 to 147 नॉर्मल रेंज था, इस बार 52.52 था, तो वो एक नॉर्मल रेंज में आया। बिलिरुबिन टोटल जो था वो रिड्यूस हुआ 0.39 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे। जो बिलिरुबिन डायरेक्ट है वो रिड्यूस हुआ फ्रॉम 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 0.02 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बिलिरुबिन इनडायरेक्ट जो था वो रिड्यूस हुआ फ्रॉम 1.20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो टोटल प्रोटीन्स थे वो रिड्यूस हुए फ्रॉम 9.7 टू 7.03। तो दिस वाज द रिपोर्ट जो उनके हमें सेकेंड फॉलोअप के बाद जब हमने कराया तो ये सारे मार्कर्स उनके विद इन लिमिट्स हमें मिले। उसके बाद जब पेशेंट 15 डेज बाद आई इस फॉलोअप के बाद, तो पेन जो था उसमें काफी रिलीफ था, जो कि उनको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो रहा था। बर्निंग में काफी रिलीफ था। पर्सपिरेशन जो सोल पे था और palms ऑफ हैंड पे उसमें भी उनको काफी आराम था। जो नमनेस थी वो एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी पेशेंट लास्ट फॉलोअप से। एपिटाइट इंक्रीज हुई थी और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी बेटर हुआ। तो सेम प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया गया जिसमें फाइटम 30 दिया गया थ्राइस अ डे में और सियानाथोस क्यू दिया गया टीडीएस। तो देखा जाए तो फर्स्ट फॉलोअप में और थर्ड फॉलोअप में पेशेंट को काफी रिलीफ आया। उसके बाद उसी फॉलोअप में पेशेंट को एडवाइस किया गया यूएसजी होल एब्डोमेन को, जिससे पता चले कि जो इम्प्रूवमेंट है वो क्लिनिकली कितने एविडेंट हो रहे हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं तो ये उनका जो फर्स्ट आप देख रहे हैं 8 अप्रैल 2022 की वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। इसमें 4.9 सीबीडी है और इसमें कॉलीलिथियासिस है विद स्प्लीनोमेगाली। जब पेशेंट हमारे पास आई थी उसकी सेकंड रिपोर्ट है जिसमें 19 अप्रैल 2023 में एविडेंट है कि ब्राइट इकोजेनिक फोकाई है और जो कॉमन बाइल डक्ट है वो 4.3 mm की है। इसमें हिपैटोमेगाली है विद कॉलीलिथियासिस है। तो देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ इकोजेनिक फोकाई इन गोल ब्लैडर इन फिगर 1 इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएसजी होल एब्डोमेन, जो कि ईयर बिफोर 2022 में हुई थी, वो ये है जिसमें कोलिलिथियासिस परसिस्ट कर रहा था। और 19 अप्रैल जब हमने पेशेंट को एडवाइस किया वो यूएसजी होल एब्डोमेन का, तब भी वहां पे जो कोलिलिथियासिस था वो प्रोमिनेंट था। उसके बाद 15 डेज बाद जब पेशेंट वापस आई तो हेवीनेस और पेन जो था वो पेशेंट फील नहीं कर रही। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जो कि एक कॉमन सिम्टम है गॉर्जियस डिजीज का, वो भी लेस इंटेंसिटी का था फ्रॉम बिफोर। तो सेम प्रिस्क्रिप्शन फाइटम 30 थ्राइस अ डे फॉर 15 डेज दिया एंड सियानोथिस क्यू दिया टीडीएस में। उसके बाद जब 15 डेज बाद पेशेंट आई तो काफी सारे सिम्टम्स उनके आराम हो गए थे, लाइक हेवीनेस जो थी वो नहीं थी, बर्निंग abdomen में नहीं था, और डिफिकल्टी जो थी ब्रीथिंग की, जो इनिशियली जो मिडनाइट में वो बहुत ज्यादा फील करती थी, वो भी उनका कम हुआ। यूरिन फ्लो जो था वो इंटरमिट करता था। अब नई कंप्लेन जो पेशेंट लेके आई वो ये था कि यूरिन फ्लो इंटरमिट्स विद पेन इन लेफ्ट लंबर रीजन, जो कि एग्रेवेट होता था मॉर्निंग के टाइम पे। एम्प्टीनेस फीलिंग फील होती थी एपिगैस्ट्रिक रीजन में मॉर्निंग के टाइम में, और हेवीनेस था जो कि फील होता था अम्बिलिकल रीजन। तो डिपेंडिंग अपॉन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम एंड द केस,
सल्फर 200 वन डोज दिया गया अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में, फॉलोड बाय फाइटम 30 टीडीएस 15 दिन के लिए, और सियानोथिस क्यू दिया गया टीडीएस में, जिसको 10 to 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर सिमिलरली प्रेस्क्राइब किया गया। उसके 15 डेज बाद जब पेशेंट आई, तो उनको जो पहले यूरिन फ्लो इंटरमिट और पेन जो हो रहा था लेफ्ट लंबर रीजन में, वो बेटर था और लेस था इन इंटेंसिटी, और जो हैवीनेस था अम्लाइकल रीजन में रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे फाइटम 30 थ्राइस अ डे दिया विद 15 डेज। उसके बाद 15 दिन बाद जब पेशेंट आई, तो बर्निंग और पेन लेफ्ट साइड में आराम, यूरिनरी कंप्लेंट्स में आराम, मतलब इन शॉर्ट पेशेंट को काफी ज्यादा आराम फर्स्ट फॉलोअप से, या जो फर्स्ट उनका विजिट था उसके बाद से जब इनका 8th फॉलोअप पर हम देख रहे हैं, तो उनको काफी ज्यादा आराम मिल रहा है। तो सिंस इट्स अ पैथोलॉजिकल डिजीज, तो हमने सियानोसिस क्यू को कंटिन्यू रखने का सोचा, जिससे कि जिससे मदर टिंचर जो है वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को सब्सटैंशिएट करे और उसको आराम डे बाय मतलब एक पैलिएट कंडीशन में रखे। तो फाइटम 30 टीडीएस ट्वाइस अ डे दिया गया 15 दिन के लिए, और सियानोथिस क्यू दिया गया टीडीएस। उसके बाद जब 15 डेज के बाद पेशेंट आई, तब रिलीफ था बर्निंग में, हेवीनेस जो था एब्डोमेन में वो भी कम था, और यूरिनरी कंप्लेंट्स भी उनकी काफी हद तक रिलीफ थी। एपेटाइट जो था वो बेटर हो गया था पहले से, और पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो गया था। सिमिलर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया और सीएनएफएसक्यू को रिपीट किया गया। 4/7/23 को पेशेंट को एडवाइस किया गया आरएफटी को, और अलोंग विथ यूएसजी रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए एडवाइस किया गया, यूएसजी होल एब्डोमेन को एडवाइस किया गया टू इवेलुएट इंप्रूवमेंट इन सिम्टम। अब आरएफटी इसलिए एडवाइस किया गया था टू सी की इज देयर एनी इफेक्ट, कि कोई इफेक्ट तो किडनीज पे नहीं पड़ रहा है मेडिसिन का, क्योंकि सिंस उन्हें यूरिनरी कंप्लेन बीच में आई थी, तो जस्ट टू सी और टू वेरीफाई कि क्या कोई दिक्कत किडनी से रिलेटेड हो रही है या नहीं हो रही, या कहीं ऐसा तो नहीं ये रिपोर्ट्स लेकर के आए हैं, नहीं लेके आए, सिंस उनके पास यूरिन की कोई रिपोर्ट्स नहीं थी जब वो हमारे पास आए, तो हमें देखना था कि क्या यूरिनरी मार्कर्स ठीक है या नहीं, तो आरएफटी एडवाइस किया गया। तो जब हमने आरएफटी एडवाइस किया, तो सीरम क्रिएटिनिन जो था वो रेस था, और आप देखेंगे यूरिया इज 12.82 जो कि विद इन लिमिट्स है, यूरिक एसिड जो आप देखेंगे वो 5.46 है जो कि विद इन लिमिट्स है, बट सीरम क्रिएटिनिन जो कि एक्सक्रीट होना चाहिए बॉडी से, वो काफी ज्यादा रेस है, दैट इज 3.81 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये आरएफटी की रिपोर्ट है जो कराई थी, साथ में हमने उनका यूएसजी कराया था टू सी कि क्या जो सियानोथिस है या हमने जो सल्फर प्रेस्क्राइब करी है, उसके बाद इनके पॉलीलिक एसिड का कुछ इफेक्ट इन चीज पे पड़ा है या नहीं। तो जब हमने नेक्स्ट यूएसजी कराई, तो उसमें स्प्लीनोमेगाली तो मिली, बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ इकोजेनिक फोकाई, मतलब कि जो गॉल स्टोन्स थे वो इस रिपोर्ट में नहीं आए। तो एक तरीके से देखा जाए तो टाइप 1 गॉर्जियस डिजीज जो कि पॉलीलिथियासिस एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, जो कि हम एक कॉमन सिम्टम समझ सकते हैं। तो थ्रू होम्योपैथी हमने उसको कहीं ना कहीं क्लियर किया। उसके बाद अगले फॉलोअप पे पेशेंट बेटर थे एब्डोमिनल कंप्लेन में, कोई सिम्टम पेन का नहीं था जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो रहा था। इजी सटाइटी भी साइड इजी सटाइटी थी, जो उनको पहले एक्सपीरियंस हो रही थी वो अभी नहीं थी। हाउएवर जो पेशेंट था उनको बर्निंग था यूरेथ्रा में, और स्पाज्मोडिक पेन था जो कि एक्सपीरियंस हो रहा था ब्लैडर रीजन। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल टोटालिटी जो हमने बनाई थी, उसके बेसिस पे पल्साटिलर 200 सिंगल डोज दिया गया, फाइटम 30 थ्राइस अ डे दिया फॉर 15 डेज, और सीएनएफएस क्यू को कंटिन्यू किया गया। उसके बाद 8/7/23 को पेशेंट को सीरम क्रिएटिनिन को वापस इवेलुएट करने को देखा कि कितना सीरम क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीज हुआ है आफ्टर गिविंग पल्साटिला, और जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू था। तो जो वैल्यू है सीरम क्रिएटिनिन का वो रिड्यूस हुआ फ्रॉम 3.81 मिलीग्राम डेसीलीटर टू 1.15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखिए लास्ट जो थी उसमें 3.81 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था सीरम क्रिएट का लेवल। जब हमने उसके बाद वापस से कराया सीरम क्रिएटिनिन, तो उसका लेवल डिक्रीज होके 1.15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ गया। उसके बाद पेशेंट को जब
24/7/23 को पेशेंट वापस दिखाने आई तो कोई नए सिम्टम्स नहीं थे। जो पेन था, बर्निंग था, डिफिकल्टी था ब्रीथिंग का, और जो इजी सटाइटी था खाना खाने के बाद या हेवीनेस, वो काफी हद तक रिलीफ थे। पेशेंट काफी हद तक सेटिस्फाइड थी। एपेटाइट भी उनकी बड़ी थी और पहले से ज्यादा वो खाना खा पा रही थी। तो फाइटम 30 थ्राइस ए डे दिया गया 15 दिन के लिए, और सियानाथस ट्यू को ही कंटिन्यू किया गया। उसके बाद ये रिपोर्ट है जिसमें कि आप देखेंगे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है 227.2 है, जो कि रेस्ड है एज पर एडल्ट। बट जो बिलिरुबिन टोटल है वो विद इन लिमिट्स है, 0.47 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो बिलिरुबिन डायरेक्ट है वो भी विद इन लिमिट्स है, 0.01 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो बिलिरुबिन इनडायरेक्ट है 0.36 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन लिमिट है। जो टोटल प्रोटीन्स हैं 7.03, वो भी विद इन लिमिट्स हैं। एल्ब्यूमिन जो है वो विद इन लिमिट्स है। ये उनके वापस से हमने यूरिन टेस्ट कराया था एग्जामिनेशन का, देखने के लिए कि वेदर इज देयर एनी एब्नॉर्मलिटी। तो वहां पे कलर, अपीयरेंस, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी या प्रोटीन, शुगर, सारी चीजें उनकी नॉर्मल थी। ये वापस से उनका ने लेबोरेटरी वो कराया था, जिसमें हमने आरएफटी कराया था, हिमेटोलॉजी कराया था, पीएसआर एंड हीमोग्लोबिन, जिसमें सीरम क्रिएट था वो विद इन लिमिट्स आ गया था, 3 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन 1.15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 0.66 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इट वाज रिड्यूस एंड इट वाज विद इन लिमिट। यूरिया जो था वो 13.47 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूरिक एसिड 7.5 ग्राम, जो कि स्लाइटली रेस था। पीएसआर 54 था, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन प्रेडोमिनेट कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग मैनेज कर रहे थे केस को। तो स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली तो स्टिल शो हो रही थी यूएसजी में, बट जो सिम्टम्स थे वो एक पेलेटेड स्टेट में था पेशेंट के। हीमोग्लोबिन जो था वो 7.1 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि काफी कम था फॉर अ एडल्ट फीमेल के हिसाब से। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए बीच में पेरम फॉस 6x भी दिया गया, साथ में वेनेडियम भी प्रिस्क्राइब किया गया। उसके बाद जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया गया, जो कि 1 साल के बाद हमने कराया, वो था चीटोटायरोसिडेज एंजाइम का वापस एस्टिमेशन और वापस इवैल्यूएशन टू सी कि एक्चुअली में जो सिम्टम्स हमें पेलिएट दिख रहे हैं वो क्या इंटरनली भी कुछ ठीक कर रहे हैं या कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन ग्रोन अप हो रही है। तो इनिशियली जो चीटोटायरोसिडेज एंजाइम का लेवल था वो था 20,217.42। बट आफ्टर 1 ईयर जब उनका चीटोटायरोसिडेज एंजाइम का एस्टिमेशन कराया तो इट केम अराउंड 5,243, जो कि हाई था, बट स्टिल पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हो गया था। मतलब जो स्पिनोमेगाली थी या जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट था वो डेफिनेटली परसिस्ट कर रहा था बॉडी में, बट स्टिल होम्योपैथी ने कहीं ना कहीं उसको काफी हद तक मैनेज कर लिया था। तो जो इनिशियल लेवल्स थे चीटोटायरोसिडेज के वो काफी हाई थे, एंड उसके बाद 1 साल के बाद एस्टिमेट करने के बाद हम उसको ड्रॉप डाउन करके 5,243 नैनो मोल पर आर पर एमएल तक ले आए थे। अब ये एक केस रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी से मुझे मिला था, जो कि जर्नल वॉल्यूम 29 2016 में प्रिंट हुआ था। उसमें यह था कि जो उसका टाइटल था वो ये था, केस रिपोर्ट ऑफ पॉलीलिथियासिस इन पेशेंट विद टाइप 1 गॉर्जस डिजीज। अब टाइप 1 गॉर्जस डिजीज को सेवरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर गॉलस्टोन फॉर्मेशन, like increased biliary excretion of glucoceramide, advanced liver disease, cirrhosis, splenomegaly, inborn error of metabolism, chronic systemic inflammation, T cell dysfunction, and insulin resistance to risk factors. तो ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं गॉलस्टोन फॉर्मेशन। और टाइप 1 जो कि नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म है, जिसमें हमें देखने को मिलता है जो नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म है टाइप 1 गॉर्जस डिजीज का, उसमें हमें गॉलस्टोन फॉर्मेशन को देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विच आर कॉरेस्पॉन्ड। अब टाइप 1 गॉर्जस डिजीज पेशेंट हैव सेवरल रिस्क है जो कि गॉलस्टोन फॉर्मेशन को प्रिडोमिनेट करते हैं, लाइक बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोसेरामाइड प्रीडिस्पोज टू गॉलस्टोन फॉर्मेशन,
During hepatic secretion of bile salts and phospholipids decrease, the bile is lithogenic. अब अगर हेपाटिक सिक्रीशन जो है बाइल सॉल्ट्स का और फॉस्फोलिपिड का कम हो जाएगा, तो ये एक तरीके से स्टोन फॉर्मेशन या गॉल स्टोन फॉर्मेशन या उसको बनने में कंट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड, एडवांस लिवर डिजीज हो सकती है, सिरोसिस, जो कि कंट्रीब्यूट करता है गॉल स्टोन को। हाई डिग्री ऑफ लिवर इन्वॉल्वमेंट इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू हाई डिग्री ऑफ गॉल स्टोन। अब गॉर्जस डिजीज है तो उसका मेन एक्शन जो रहता है वो लिवर पे रहता है, स्प्लीन पे रहता है, किडनीज पे रहता है। तो अगर लिवर का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे हायर रिस्क है गॉलस्टोन फॉर्मेशन होने का। थर्ड, स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट इन मोस्ट पेशेंट विद गॉर्जस डिजीज इज cause of hemolysis which increase a risk of gallstone formation. Now splenomegaly जो है वो actually also presents pose a risk factor for gallstone formation for type 1 Gaucher's disease. तो ये तो पूरा एक केस रिपोर्ट था जो मैंने समराइज वे में आपको करके आज वेबिनार में प्रेजेंट किया। इसके अलावा ये केस रिपोर्ट थी जो कि जस्टिफाई करती है कि टाइप 1 गॉर्जस डिजीज के पेशेंट जो होते हैं वो गॉल स्टोन के साथ आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ रेयर रेमेडीज जो कि हम सोच सकते हैं फॉर गॉर्जस डिजीज, लाइक फेरम आयोडेटम, जिसमें स्टमक जो होता है उसमें फूड ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर की तरफ आ रहा है इनटू थ्रोट, एज इफ इट हैड नॉट बीन swallowed। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो फूड है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, मतलब उसने वो स्वेलो तो किया ही नहीं। जो एब्डोमेन है उसमें फीलिंग होगी फुलनेस की, थोड़ा खाते ही पेट भर जाएगा। स्टफ्ड फीलिंग होगी एज इफ शी कुड नॉट लीन फॉरवर्ड, मतलब इतना ज्यादा टेंस एब्डोमेन हो जाएगा कि पेशेंट आगे की तरफ झुक भी नहीं पाएगा। स्क्रोफुलस अफेक्शंस, मतलब कि ग्लैंडुलर अफेक्शंस मिलेंगे, ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट मिलेंगे, ट्यूमर्स मिलेंगे, जो कि ये रेमेडी को जस्टिफाई करते हैं, ये सारे सिम्टम्स, जहाँ पे आप फेरम आयोडेटम के लिए सोच सकते हैं। अब दूसरी मेडिसिन है ग्रिंडेलिया स्क्वेरोसा, जो कि इसमें सबसे ज्यादा स्प्लीनिक सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें डल पेन मिलेगा, फुलनेस मिलेगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पे, क्रॉनिक मलेरिया मिलेगा, गैस्ट्रिक पेन्स मिलेगा एसोसिएट विद स्प्लिनिक कंजेशन, induces paralysis beginning in extremities, and efficacious remedy for wheezing and oppression in bronchitic patients. The sibilant rays are disseminated with foamy mucus। फोमी म्यूकस मिलेगा जो कि बहुत डिफिकल्टी होगा उसको डिटेक्ट करने में, मतलब कि बाहर निकालने। एक्ट्स ऑन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, asthma with profuse tenacious expectoration which relieves, stops breathing when fall asleep, लेटेगा सोएगा तो उसका ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा। वेक्स विद अ स्टार एंड गैप्स गैस फॉर वेट, उठेगा तो ब्रीथिंग के लिए डिफिकल्टी होगी, मतलब दम घुटने के उससे उठ के बैठ जाएगा। उसके बाद कैन नॉट ब्रीथ व्हेन लाइंग डाउन, लेटेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तीसरी रेयर रेमेडीज जो है वो है क्वेरकस ग्लैंडियम स्पिरिटस, जो कि स्पिरिट डिस्टिल्ड टिंचर बनती है अकॉर्न कर्नल से। ये पहले रैडमेकर ने यूज किया था फॉर क्रोनिक स्प्लीन इन्फेक्शंस, स्प्लीन ड्रॉपसी के लिए, एंटीडोट्स इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, वर्टिगो, डेफनेस विथ नॉइजेस इन हेड, टेक्स अवे क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक्स, give a dose as below for several months, dropsy and liver affections, useful in gout, old malarial cases with flatulence। तो ये वाली मेडिसिन कुछ रेयर रेमेडीज हैं जो कि आप सोच सकते हैं फॉर गॉर्जस डिजीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स जो मैं इस केस के थ्रू बताना चाह रही हूँ वो ये है कि सिंस गॉर्जस डिजीज का जो प्रेवलेंस है वो एक्चुअली 40,000 है, वन वन पीपल इन 40,000 लाइव वर्ल्ड, मतलब इसका प्रेवलेंस बहुत कम है, इसलिए डेफिनेटली एक रेयर डिजीज में आती है। और होम्योपैथी में भी काफी कम पेशेंट्स आपको इसके साथ इन सिम्टम्स के साथ आपको मिलेंगे। तो बेसिकली इस वेबिनार के थ्रू मैं बस रिगार्डिंग गॉर्जस डिजीज एक अवेयरनेस देना चाह रही थी कि क्या क्या उसका होम्योपैथी में हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयां हम सोच सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, क्या क्या इसका डायग्नोस्टिक जो एक चीटोटायरोसिडेज एंजाइम है वो किस तरीके से हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, और क्या हम इसको एक्चुअली होम्योपैथी के द्वारा
टेलिएट कर सकते हैं, कितना इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसका प्रोग्रेशन जो है मॉडर्न लाइन ऑफ मेडिसिन या ट्रीटमेंट में देखें तो इसका प्रोग्रेशन बहुत जल्दी है। मतलब पेशेंट एक डिटोरिएटेड कंडीशन में बहुत जल्दी जाता है, तो क्या हम होम्योपैथी के थ्रू उस प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और उसका कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस केस के थ्रू, जो कि एक्चुअली में बहुत एक्सटेंसिव केस था, बट मैंने उसको एक समराइज वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। अब मैं एक पेशेंट की टेस्टिमनी भी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। काफ़ी राहत मिली है दवाई से। और जैसे पहले एकदम सोना था, एकदम ठीक हूँ, मतलब काफ़ी फर्क मिली है दवाई से। पेट में दर्द वगैरह? जी नहीं। अच्छा, जो जलन वगैरह रहती थी वो भी बिल्कुल नहीं है। नहीं है? जी नहीं। अच्छा, और पहले खाने की भूख वगैरह आपकी बिल्कुल अच्छी? नहीं थी, भूख नहीं थी, सो नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। अब तो खाना पीना सब, सोना ठीक है। पेट में भारीपन वगैरह रहता है? अब कम है, बिल्कुल कम है। पहले तो एकदम भारी था, अब नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ से दवाई लेकर के आपको? काफ़ी राहत मिली है। काफ़ी राहत जी। है। अच्छा, चलिए। जी, तो ये मेरी तरफ से आज के वेबिनार का समिंग अप एक वीडियो था, जिसके थ्रू मैं डेफिनेटली आप लोगों को बस ये अवेयर करना चाह रही थी कि यस वी कैन डेफिनेटली मैनेज क्योर। तो आई डोंट नो, बट यस वी कैन मैनेज, क्योंकि हमने इस केस को मैनेज करने की कोशिश किया और पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट किया। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग केस? अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो we can discuss. हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। ये पवित्र जी, आपका पूरा हो गया लेक्चर? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो ये अभी गौचर सिंड्रोम पर आप बता रही थी ना? जी सर। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूँ। इसमें ये जो अभी आपका, अभी आप तो टीचिंग लाइन में भी आ गई हैं, तो इस पर कुछ केस प्रेजेंटेशन की बात कीजिए। इसके रिगार्डिंग सर? कोई केस प्रेजेंटेशन अगर इस पर है, कोई है तो बताइए। फॉर गॉचर्स डिजीज सर? नहीं, इस पर कुछ केसेस आपने जो देखा है, अगर वह है तो बताइए। हाँ जी। हाँ। अच्छा, लाइक ज्वाइन करने के बाद सर कुछ डिस्कस कर सकती हूँ मैं, ऐसा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये गौचर सिंड्रोम जो है, जी सर। इसके लिए कुछ केस रिपोर्ट्स आप बता सकती हैं? केस रिपोर्ट एज इन सर, मैंने ये केस रिपोर्ट ही प्रेजेंट किया था, तो आप मुझे किस उसमें पूछ रहे हैं, मुझे वो थोड़ा। अच्छा, मैंने एक केस आपने प्रेजेंट किया था, मैं देखा नहीं, इसीलिए मैंने सवाल जी किया सर, था। एक्चुअली ये केस ही था जो लाइव पेशेंट था, एंड ओपीडी में हमने इनको मैनेज किया था, तो ये मैंने वही केस प्रेजेंट किया था। ओके ओके ओके। ये प्रेजेंटेशन तो मैं तो ठीक से बता नहीं पाऊंगा, जी सर। लेकिन ऐसा था, आपका पहले भी एक लेक्चर हो चुका है इस पर। जी सर। गौचर सिंड्रोम्स के विषय पर किसी को कोई सवाल हो तो कृपया टाइप करें। गौचर सिंड्रोम्स पर कोई सवाल हो तो टाइप करें। कुछ सवाल तो नहीं है? आप थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कीजिए, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे हैं कोई आदमी। जी सर, डेफिनेटली। तो अगर मैं बताऊं, मैं वापस से एक बार शेयर कर लूं। बोलिए। ईमेल पासवर्ड बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों मांग रहा है ये?
हम्म, हम्म, ज़्यादा पूरा हो जाता है। हम्म, जी, देखा जाए तो गॉर्जियस डिजीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो अगर उन कॉमन सिम्टम्स के बेसिस पे कुछ मेडिसिन अगर हम होम्योपैथी में डिस्कस कर पाए फॉर गॉर्जियस डिजीज, लाइक पेशेंट को काफी ज्यादा वीकनेस रहती है और फटीग रहता है, तो उसके लिए हम लोग कैलकेरिया फॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एल्बम सोच सकते हैं। जो बोन पेन और फ्रैजिलिटी, क्योंकि वीकनेस आ जाती है बोन में, उसके लिए हम लोग साइडिशिया, सिम्फाइटम, रूटा, कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हैं। स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली के लिए सियानोथस अमेरिकैनस एंड कार्डियस मैरियानस। सियानोथस अमेरिकैनस का रिजल्ट तो आप लोगों ने इस केस रिपोर्ट के थ्रू देख ही लिया है, क्योंकि वो तो इनिशियली एंड टिल एंड तक हमने उसको सियानोथस क्यू के थ्रू मैनेज किया है। तो स्प्लीनोमेगैली है और हिपैटोमेगैली है, तो उसके लिए हम लोग हिपैटोमेगैली है तो हम उसके लिए सियानाथस अमेरिकानस या कार्डियस मैरियानस सोच सकते हैं। ब्रूजिंग या ब्लीडिंग जो कि इजीली पेशेंट को हो जाती है, उसके लिए हम लोग हिमामिलिस सोच सकते हैं, फॉस्फोरस सोच सकते हैं, क्रोटालिस हॉरिडिस सोच सकते हैं। और सिंस इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, तो इम्यून सपोर्ट के लिए हम लोग, जो कि अगर हम मियास्मेटिक बैकग्राउंड को, जो कि मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया है अपने केस रिपोर्ट में, बट अगर हम मियास्मेटिक बैकग्राउंड के थ्रू भी ट्रीट करना चाहें या एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालना चाहें थ्रू मियास्मेटिक बैकग्राउंड के थ्रू, तो वी कैन, हम लोग वो भी कर सकते हैं। लाइक उसके लिए हम लोग सोच सकते हैं ट्यूबरकुलाइनिन। बट अगर सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं उस टाइम, तो या थूजा या सुराइन। तो मियास्मेटिक बैकग्राउंड जो हम लोग गॉर्जियस डिजीज के में सोच सकते हैं, वो स्पेशली या तो सिफिलिटिक हो सकता है या सोरिक हो सकता है, क्योंकि डीजेनरेटिव है और हेरिडिटरी है नेचर डिजीज का। तो अगर डीजेनरेटिव है और हेरिडिटरी है, तो हम लोग सिफिलिटिक या सोरिक की तरफ जा सकते हैं। तो जो हम लोग नोजोड यूज कर सकते हैं, वो ट्यूबरकुलाइनिन हो सकता है, सिफिलिनम हो सकता है, मेडोराइनम हो सकता है, जो कि डीप सीटेड क्रॉनिक केसेस के लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होता है, और जो कि ओपन अप करता है और केस को और फर्दर उसके अच्छे इवेल्युएशन निकल के आता है, और उसके अलावा एज ए इंटरकरेंट रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं होम्योपैथी। लाइक हम लोग एंजाइम डेफिशिएंसी या जो अंडरलाइन जेनेटिक म्यूटेशन है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हमने डेफिनेटली बहुत ज्यादा अ, एक लिमिट तक उसको बहुत अच्छे वे में हमने कंट्रोल किया, और जो चीटोटायरोसिडेज का लेवल था, जो कि 24,217 से लेकर के हम 5,000 समथिंग तक लेके आए, तो हम लोगों ने एंजाइम डेफिशिएंसी को करेक्ट किया, लेकिन स्टिल जो 5,000 समथिंग उसका रेस्ड चीटोटायरोसिडेज था, वो स्टिल रेस्ड ही था। वो एक नॉर्मल रेंज तक नहीं आया एक साल में। तो हम लोग करेक्ट नहीं कर पाए, एक लेवल तक उसको कम कर पाए, या फिर उसका कोई जेनेटिक म्यूटेशन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। should be used as complementary therapy to support immune system, palliate symptom and improve all over the। जैसे कि पेशेंट की टेस्टिमनी में भी देखा कि ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पेशेंट को हमने ठीक किया, उसके इम्यून सिस्टम को एक बूस्ट प्रोवाइड किया, और उसका थोड़ा प्रोग्नोसिस और बेटर कर दिया इस डिजीज के साथ। रिसर्च या क्लिनिकल एविडेंसेस के बेसिस में बात करें, तो लिमिटेड क्लिनिकल रिसर्च वर्क है इस डिजीज का इन होम्योपैथी, क्योंकि रेयरिटी है इस कंडीशन। तो मतलब अगर और काम किया जाए इस डिजीज के ऊपर और दवाओं को लेकर के, तो हमें डेफिनेटली कुछ और अच्छे पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में हमें डिजीज के साथ डील करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। केस रिपोर्ट्स या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो है, वो प्राइमरी सोर्सेज होती है डेफिनेटली, जो रिफ्लेक्ट करती है कि क्या रिजल्ट है, और उसी रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज कर पाते हैं, बट वो भी काफी कम है देखा जाए तो। दिस वाज ऑल अबाउट जो कि मैंने मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया?
जी सर, हमने बेसिकली केस को फर्स्ट रेपर्टराइज किया था एंड वही है। एंड देन हमने उसको रेपर्टराइज किया था थ्रू रेडार एंड देन वी गॉट अ रेपर्टोरी टोटलिटी एंड मल्टी मेडिका के थ्रू हमने सिम्टम्स वेरीफाई किया एंड देन हमने उनको सल्फर प्रिस्क्राइब करी इनिशियल डोज। उसके बाद सेकेंड फॉलोअप में हमने सियानोसिस क्यू स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सिंस इट्स अ पैथोलॉजिकल पेशेंट हमने सोचा कि मदर टिंचर भी स्टार्ट करना चाहिए एंड आफ्टर दैट हमने एक रेगुलर बेसिस पे पेशेंट को इन्वेस्टिगेट उसमें रखा कि कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो नहीं जा रहे हैं मदर टिंचर के उस पे। तो इनिशियली तो जो मार्कर्स थे वो रहे थे, बट धीरे धीरे काफी काफी हद तक जैसे कि पॉलीलिथियासिस था वो पेशेंट का क्लियर हुआ। जो बाकी मार्कर्स थे वो काफी हद तक रिड्यूस हुए थे, सीरम क्रिएटिनिन काफी हद तक कम हुआ था। got positive result in the end. And जो चीटोटायरोसिडेज मेल एंजाइम था वो तो 5000 टू 43 तक रिड्यूस हो गया था, फ्रॉम 25,000 24,207। वर्क आपका काफी दिस वाज ऑल अबाउट। अट्रैक्टिव। हाँ, आपका वर्क तो काफी अट्रैक्टिव है और मैं लगता है कि इस पर थोड़ा सा और भी वर्कआउट होना चाहिए। क्योंकि आप अभी टीचिंग लाइन में भी ज्वाइन कर चुकी हैं अभी, तो आपका ये आगे का रोल जो है सो आपका और भी अच्छा होगा, है ना। और मैं सवाल तो कोई आ नहीं रहा है, इसलिए मैं हाँ जी आपको चाहिए सर, मुझे हेलो। क्वेश्चन है, हाँ, मैम से पूछना है। आप यस पूछिए, कौन मैम। है आप? यस सर, डॉक्टर रूपा? डॉक्टर हाँ, रूपा। या यस। जस्ट ये वेट, हम लोग आपको वेट करते हैं। मुझे रेपर्टरी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये गोचर डिजीज के यस मैम। रिगार्डिंग। मैम, ऐसे कोई जी जी स्पेसिफिक मैम। रूब्रिक्स है जो हम रेपर्टरी से सिलेक्ट करके ले सकते हैं फॉर गोचर डिजीज? मैम डेफिनेटली हम ले सकते हैं, अगर हमें कोई स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल रेपर्टरी में मिल रहा है, लाइक स्प्लीनोमेगाली के रिगार्डिंग कोई हमें रूब्रिक मिल सकता है, लाइक इन्फ्लेमेशन स्प्लीन या ऐसा करके कुछ हमें मिल सकता है। मैंने बहुत वाइड स्प्रेड बेसिस पे इसका रेपर्टराइजेशन पे नहीं देखा था, हमने इसको केवल रेडार से रेपर्टराइज किया था एंड बेस्ड अपॉन दैट उसको मेडिसिन दिया था। बट डेफिनेटली वहाँ पे काफी सारे रूब्रिक्स होंगे अगर जो कि पैथोलॉजिकली रिलेट करके वहां पे हो और उनके आगे मेडिसिन हो, तो वो डेफिनेटली एक बार रीचेक करना पड़ेगा। मैं आपको ओके। एक बेसिक इन्फो इसके लिए प्रोवाइड नहीं करा। ओके, थैंक यू मैम। और किन्हीं को कोई सवाल है? डॉक्टर गौर जी काफी अभी स्वास्थ्य कल्याण में कार्यरत हैं, वहाँ से इन्होंने एमडी भी किया है और एमडी करने के पश्चात वहाँ पर सर्जरी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गए हैं। तो मैं इनको काफी बधाई देता हूँ और हम लोग का समय भी पूरा होने वाला है और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो कैन वी हैंड ओवर द सेशन टू द इंग्लिश सेशन, डॉक्टर रुचा? यस सर, यस सर। अ वोट ऑफ थैंक्स देते हुए आप यू कैन हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर। ओके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपने थैंक यू ये मैम। दुर्लभ दुर्लभ रोग है जिसकी गहन जानकारी आपने दी है, और रोग की पहचान और होम्योपैथी द्वारा उसकी प्रभावशाली, मतलब आपने जो केस रिपोर्ट जो हमारे साथ शेयर किया है, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नेवर सीन पेशेंट्स ऑफ गोचर्स डिजीज। सो बहुत ही अच्छे से आपने पीपीटी जो प्रेजेंट किया है, रेयर मेडिसिन जो आपने थोड़ी जो है वो आप जो सिम्टम्स है वो आपने समझाए हैं, तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन मैम।
एंड फ्रॉम IFPH परिवार Thank you so मैं much. आपका एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हमें आपका ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी Definitely, टाइम ma'am. हो रहा है Thank you हमारे so much. इंटर। थैंक यू सो मच मैम।